मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हमने आपको गॉस की प्रमेय के बारे में बताया था और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग। उनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको जानने से पहले हम जानेंगे कि ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। रेखीय आवेश घनत्व तार की एकांक लंबाई बटे में L है। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो लैम्डा बराबर Q/L। मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम प्रति मीटर। अब हम आते हैं अनंत अनुप्रयोग पे। तो अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक सीधा तार जो कि बेलनाकार होता है, उस पर एक समान आवेश प्लस Q उपस्थित है। तार से स्मॉल r दूरी पर हमारा एक बिंदु P है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बिंदु P से होता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि तार बेलनाकार होता है इसलिए तार के चारों ओर r दूरी पर हमें एक गॉसियन बेलन, ये जो डैश डैश करके दर्शाया गया है चित्र में, ये एक गॉसियन बेलन है और इस बेलन की लंबाई कितनी है? L है। विशेषता ये है कि गॉसियन बेलन बिंदु P से होता हुआ जाएगा। हम P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA की कल्पना करते हैं, एक बंद पृष्ठ dA की कल्पना करते हैं और चूंकि तार पर प्लस आवेश है इसके कारण P पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा और क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा में होता है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है P पर। उससे पहले हम जान लेते हैं कि दो पृष्ठ और है ये, क्योंकि बेलन है तो ऊपर और नीचे भी दो पृष्ठ होंगे, लेकिन यहाँ से वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कारण कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, यानी E और DA के बीच कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। सेम इधर भी नीचे की ओर यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सूत्र लगाएंगे d phi बराबर EDA cos 90। तो cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ भी cos 90 की वैल्यू 0, अर्थात d phi की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी ऊपर और नीचे इन पृष्ठों से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अतः बिंदु P से, ये बिंदु P है हमारा, P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला d phi बराबर इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ a e वेक्टर डॉट da वेक्टर। डॉट हटाएंगे, डॉट हटा करके प्रसार किया हमने, d phi बराबर आ गया EDA cos थीटा, जो कि फार्मूला होता है। क्योंकि P पर E और DA इनके बीच दोनों एक ही दिशा में है, इनके बीच कोण थीटा 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा EDA cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो d phi बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA। ये तो हो गया उस अल्पांश क्षेत्रफल जो ये dA है इससे होकर गुजरने वाला। अब हम निकालेंगे पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला पृष्ठ। पूरे पृष्ठ में ये पृष्ठ काउंट नहीं होंगे, कारण कि यहाँ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। अतः phi बराबर पूरे पृष्ठ के लिए E और इंटीग्रेशन ऑफ dA। E कांस्टेंट राशि है, वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, इसलिए बाहर कर लिया। कांस्टेंट राशियों का ना तो समाकलन होता है ना ही अवकलन होता है, तो बचा इंटीग्रेशन ऑफ dA, इसकी वैल्यू हो जाएगी A। तो phi E बराबर आ गया हमारा E इंटू A। किंतु A क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 pi r L। L क्योंकि जो ऊंचाई 2 pi r h होता है, यहाँ हमने ऊंचाई L ली है तो 2 pi r L हो गया। तो phi बराबर आ गया E इंटू 2 pi r L। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। गॉस की प्रमेय कहती है कि phi बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 3 में रख दिया phi की जगह, तो आगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 pi r L। अभी हमने पढ़ा कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपान L। यहाँ से Q की वैल्यू निकाले तो Q की वैल्यू आ गई लैम्डा L। 75 कर लिया, Q बराबर लैम्डा इंटू L जो रखा। समीकरण 4 में Q की जगह Q का मान रखे तो लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 pi r L। L से L कैंसिल कर दिए, E की वैल्यू निकाले, E बराबर आ गया लैम्डा अपान 2 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और थोड़ा सा आसान करके अगर लिखना चाहे तो 2 का गुणा 2 का भाग कर देते हैं, तो E बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा बटे 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू R न्यूटन प्रति कूलम।
स्पष्ट है कि रेखीय आवेश के कारण E R के व्युत्क्रमानुपाती